सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल के ऊपर मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस देख चुके होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में वीडियो बनाता हूं जो मैंने खुद की हो या जिनके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता हो। सो इस वीडियो में मैं आपसे 8 महीने पहले जो मैंने एक नया म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोला था उसके बारे में जिक्र करूंगा, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे, और 3 लेसन्स जो मैंने लर्न किए हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। और एक बोनस टिप भी है जो शायद आपको पता हो, लेकिन फिर भी एक बंदा भूल जाता है ना चीजों को, उसको रिइटरेट करना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको दूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिल सके। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। अच्छा, बिफोर वी बिगिन, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है सब्सक्राइब बटन ने। अगर आप ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो मैं इस चैनल के ऊपर 3 वीडियोस हर वीक अपलोड करता हूं रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो म्यूचुअल फंड की बात करें तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग नए आते हैं और उनको पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता है। ऑल्दो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाले हैं पुरानी वीडियोस के, जो आप जाके देख सकते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में। लेकिन म्यूचुअल फंड आप ये समझें कि एज सिंपल एज दैट कि स्टॉक मार्केट की जो एग्रीगेशन होती है, या आप ये समझें कि वहां से जो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं बनना चाहते फिलहाल, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको समझ नहीं है अभी, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में जाएं और वहां पर अपना अकाउंट खोलें और वहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। आपको इस बात का फिक्र नहीं होगी कि आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो आपके लिए काम कर रहा होगा। तो उसमें कुछ इन्स एंड आउट्स होते हैं म्यूचुअल फंड। इनिशियली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाएं। कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये एक अलग डिबेट है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने जो 8 महीने पहले एक नया म्यूचुअल फंड लिया था और किस वजह से लिया था वो भी मैं बताऊंगा। वो क्यों लिया था मैंने और उसका क्या रिजल्ट मिला है अभी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं एक रेगुलर नॉर्मल पाकिस्तानी जो बाहर एज एन एक्सपर्ट बाहर रहता है, उसके लिए जो ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के, अगर पाकिस्तान की बात करें या यूएई की भी बात करें, तो उसके अंदर कुछ गिने चुने जो ऑप्शंस होते हैं। लेट से प्रॉपर्टी हो गई, भले वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हो, यूएई की प्रॉपर्टी हो, या लेट से आप कोई गोल्ड ले लेंगे या आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, या इस तरह की कोई चीज़ जो कन्वेंशनल चीज़ें होती हैं। हम अभी तक उसी खास तौर पर जो पाकिस्तानी है, हम उसी के अंदर फंसे हुए होते थे। आज से कोई 2-3 साल पहले मैंने स्टॉक मार्केट को देखना शुरू किया। आफ्टर दोज ऑल इन्वेस्टमेंट्स और थोड़ी सी जो गलतियां की मैंने उसके अंदर, हर तरह की बल्कि गलतियां की मैंने, और उसकी पूरी डिटेल है जो मैंने अपनी अलग वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन आज से कोई 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट को देखना शुरू किया तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। और जब मैंने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखा कि प्रॉपर्टी, गोल्ड, डॉलर, किसी भी चीज़ को ले लें आप, स्टॉक मार्केट ओवर परफॉर्म करती है, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको टाइम देना पड़ता है। जैसे पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब हो सकता है अगले 5 साल का, यू नेवर नो कि क्या होता है। तो ये चीज़ें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी पैसे लगाना चाहें वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का सोचें। 5 से 10 साल, एटलीस्ट 5 से 10 साल का। इन्वेस्टमेंट्स को जो स्टॉक मार्केट में आप कर रहे हैं, इसको कभी भी अपना किचन चलाने के लिए यूज ना करें। हाँ, अगर डिविडेंड इनकम लेनी है तो वो एक तरफ जब समझ जाएं आप कि किस तरह से स्टॉक मार्केट वर्क करती है तो उस लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो नए इन्वेस्टर है वो कभी भी ये ना सोचे कि मैं अपना यहाँ से घर चला लूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक की। वीडियो का टॉपिक ये है कि जो 8 महीने पहले मैंने एक म्यूचुअल फंड लिया था, बेसिकली वो एकेडी का म्यूचुअल फंड था, बल्कि 2 म्यूचुअल फंड थे विद इन एकेडी। जो उनका एएमसी है उसके अंदर 2 म्यूचुअल फंड लिए थे, एक अपॉर्चुनिटी फंड था और एक गोल्डन एरो फंड था। ये 2 म्यूचुअल फंड मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मेरे ख्याल से जो मेरे पास म्यूचुअल फंड था एमसीबी आरिफ हबीब का पीएसएम का जो फंड था, वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। मैंने अगली इन्वेस्टमेंट अपनी जो मैं हर महीने कर रहा था वो मैंने गोल्डन एरो और जो अपॉर्चुनिटी फंड है उसके अंदर करना शुरू की, और थोड़ी सी ज्यादा करनी शुरू की क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पास परफॉर्मेंस में देखकर उसको इन्वेस्ट कर रहा था। हालांकि मैं खुद भी, मुझे पता है कि पास परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है, वो बंदा कभी कभी इस तरह की चीज़ों में आ जाता है। और अगेन एज आई सेड, मैं कभी भी अपने जो भी मंथली टारगेट्स होते हैं उससे ऊपर नहीं जाता इन्वेस्टमेंट में। मुझे पता है कि मुझे कितने मंथली टारगेट, किस मंथली टारगेट के हिसाब से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। तो मैं उससे ऊपर नहीं जाता था, तो मुझे परेशानी भी नहीं होती थी अगर, क्योंकि ये जितनी भी ये इन्वेस्टमेंट्स है स्टॉक मार्केट की,
फिलहाल 5 साल से अगर लेट से अच्छी नहीं भी जा रही हैं तो एक टाइम आएगा जो ऊपर जाएँगी और ये हो सकता है वो एक्स्पोनेंशियली ऊपर जाएँ किसी टाइम पर। तो इसलिए इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई नुकसान में हूँ इस वक़्त, क्योंकि इसके अंदर एज़ वी से डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कह सकते हैं कि हर महीने थोड़ा-थोड़ा डालेंगे तो इवेंचुअली आपके पास एक अच्छा अमाउंट बनेगा। और पिछले 5 साल के अंदर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट इतनी वॉलेटाइल रही है कि अब उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर स्लंप आने वाला है। इसके बाद होपफुली चीज़ें ऊपर की तरफ जब जाएँगी तो आपको प्रॉफिट नज़र आएगा उसके अंदर। अब बात करते हैं जो मेरा इंडिकेटर था जिसकी वजह से मैंने एमसीबी को छोड़ा, और छोड़ा मतलब उसको मैंने सस्पेंड किया थोड़ा-सा अपना इन्वेस्टमेंट उसकी, और मैंने एकेडी की तरफ गया। तो मैं बेंचमार्क बेसिकली रखता हूँ उसके अंदर मार्च 20, जिसमें स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे चली गई थी, और उसके बाद जुलाई 21 जब मैं ये सोच रहा था कि मैं एमसीबी का जब मैंने परफॉर्मेंस देख रहा था तो मुझे नज़र आया कि यार एमसीबी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। उसके अंदर मैं आपको थोड़ा-सा एक कंपैरिज़न बताता हूँ। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी फंड और गोल्डन एरो फंड के नैव्स को कंपेयर करें बिटवीन मार्च 20 और जुलाई 21, जब हम ये देख रहे हैं कि अब स्टॉक मार्केट टॉप पे पहुंच गई है अपने उस ड्यूरेशन की। तो जब मैं ये पूरा एनालिसिस कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि अपॉर्चुनिटी फंड का जो नैव था वो 52 से 140 पे पहुंच गया था, और गोल्डन एरो का फंड 6.3 से 17 के ऊपर पहुंच गया था, जो कि तकरीबन कोई 170% का एप्रिसिएशन आई थी दोनों फंड्स के अंदर। जबकि एट द सेम टाइम एमसीबी ने मुझको 59.5 के नैव से 105 के ऊपर पहुंचाया था, जो कि ऑलमोस्ट 76% का उसमें इंक्रीमेंट था। तो उसमें मैंने देखा कि फायदा क्या हो रहा है, तो बेसिकली 76% और कहाँ 170%। तो इतना ज्यादा फर्क था दोनों फंड्स के अंदर कि मैंने कहा कि यार एमसीबी को मैं स्टॉप करता हूँ और मैं एकेडी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। अब सोचा तो मैंने इस तरह से था, लेकिन उसमें होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, स्टॉक मार्केट है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इनके कॉम्पोजिशंस देखेंगे बिटवीन एमसीबी एंड एकेडी तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इनकी कॉम्पोजिशन में कोई मेरे ख्याल से हार्डली कोई 2-3 स्टॉक्स ही होंगे जो सिमिलर होंगे। मेरे ख्याल से तो कोई भी स्टॉक सिमिलर नहीं है। और जो एकेडी वाले थे उसके अंदर मैंने देखा था कि ज़्यादातर एग्रेसिव स्टॉक्स उन्होंने लिए हुए थे, जिसके अंदर एक मशहूर ज़माना टीआरजी भी लिया हुआ था उन्होंने। उसकी वजह से जब वो टीआरजी में स्लम्प आया, स्टॉक मार्केट में स्लम्प आया, ओवरऑल जो थोड़े से जो वॉलेटाइल स्टॉक्स थे उसमें स्लम्प आया, तो उसकी वजह से टीआरजी जो एकेडी के फंड से उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं न्यूज़लेटर में भी डिस्क्राइब करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। ये मैं न्यूज़लेटर हर वीक निकालता हूँ पर्सनल फाइनेंस एंड प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो हम बात कर रहे थे कि जो मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से एकेडी और एमसीबी के दरमियान डिफरेंस था, और जिस तरह से एकेडी ने रिटर्न्स दिए थे मुझको, मैंने जुलाई में सोचा कि यार मैं एकेडी में भी अकाउंट खोलता हूँ और उसके बाद मैं अब एमसीबी को थोड़ा सा रोक कर एकेडी में इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने अगेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, 1 महीने 2 महीने तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, करता रहा मैं उसके अंदर। उसमें स्लम्प आना शुरू हुआ, और इस वक्त का जो सिचुएशन है मैं आपको बताऊं अगर, तो ये समझ लें कि एकेडी अपॉर्चुनिटी फंड इस वक्त -20% के ऊपर है सिंस आई हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टमेंट, और गोल्डन एरो फंड इस वक्त -17% के ऊपर है, और जो एमसीबी आरिफ हबीब है वो -4.8% के ऊपर है। तो जो चीज़ होती है ना कभी कभी यार, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करते हैं और आपके साथ कोई बुरा हो जाता है। वैसे मेरा अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता, लेकिन ये भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स इसमें एज आई सेड कि मैं कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करता, हमेशा अपनी जो मुझे पता है कि मेरे रिस्क टॉलरेंस कितनी है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसमें आप ये देखें कि गोल्डन एरो फंड और अपॉर्चुनिटी फंड जो कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर अच्छा रिटर्न दे रहे थे, वो एकदम से 6 महीने के अंदर इतना बुरा रिटर्न दिया उन्होंने कि वो एमसीबी ऑल्दो के और कहीं से 100 इंडेक्स बाय द वे -6% के ऊपर है। तो यानी कि आप ये समझें कि एमसीबी आरिफ हबीब ने जो लॉस था पीएसएक्स का उसको सस्टेन करके बल्कि आपको कम लॉस दिया, जबकि जो गोल्डन एरो फंड अपॉर्चुनिटी फंड है उन दोनों ने बहुत ज़्यादा किस्म का लॉस दिया आपको। तो ये इस तरह हो सकता है। मैं इसमें किसी फंड को ब्लेम नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स उनके फंड मैनेजर को देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, आगे उसको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। मैं फिलहाल एकेडी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ उसी वजह से, क्योंकि मैंने पास्ट रिटर्न्स देखे उनके कि उनके साथ उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं वो। एवरी मैं देख रहा हूँ उसके अंदर के कोई भी ऐसा महीना ऐसा नहीं गुजारा है जिसमें इनका रिटर्न बुरे से बुरेतर ना होते जा रहे हो। तो इनको मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम चाहिए स्टेबल होने में। लेकिन अब बात करें कि इसके अंदर जो 3 पॉइंट्स मैंने कहे थे, 3 लेसन्स इस पूरे सिनेरियो में मैंने क्या लर्न किया, वो ये हैं कि पहला लेसन तो यह है कि भाई आप जब भी और मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, अल्लाह का शुक्र है, और वो उसने प्रूव भी किया कि मैं सही था। क्योंकि मैंने एमसीबी से कोई अपने फंड्स पुल आउट नहीं किए।
फंड्स पुल आउट ना करने की रीज़न ये थी कि मुझे पता था कि एमसीबी एक स्टेबल म्यूचुअल फंड है और वो काफ़ी कॉशियस चल रहे हैं और वो प्रॉबेबली अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहे तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं दे रहे हैं। तो एट द सेम टाइम जो एकेडी है वो एग्रेसिव है, तो मेरी जो दोनों पोर्टफोलियोज़ हैं म्यूचुअल फंड के वो एग्रेसिव प्लस जो थोड़ा सा स्टेबल है, उन दोनों के दरमियान डिवाइड हो जाएंगे। तो मैंने एमसीबी को रखा अपने साथ और एकेडी को स्टार्ट कर दिया। तो ये पहला लेसन है कि दोनों जो आपकी टैक्टिक्स हैं, एग्रेसिवनेस और जो थोड़ी स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको दोनों को रखना चाहिए। अगर मैं उस वक्त म्यूचुअल फंड लेट से अगर मैं उस वक्त एमसीबी से पैसे निकाल के सारे के सारे एकेडी में डाल देता, तो आप सोचें कि वो पैसे जो इस वक्त -4% के नुकसान में है वो भी -20% के नुकसान में हो जाते। प्लस ये कि जो मुझे कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता उसके अंदर एमसीबी से पैसे निकालने का, जो मुझे एग्जिट लोड पड़ता उसका जो म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने का एमसीबी का, तो जितना भी मुझे एग्जिट लोड का जितना मुझे टैक्स पड़ता, जितना मुझे उसके अंदर ऑन टॉप ऑफ दैट -20% का नुकसान होता, तो ये सारी चीज़ें होने से बच गया क्योंकि मैंने अपनी जल्दबाजी नहीं की और मैंने लालच में आके सारे पैसे एकेडी में नहीं डाल दिए। तो ये एक लेसन है कि आप अपनी पोर्टफोलियो को जब तक आपको ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत नहीं है पैसे निकालने की, और रीबैलेंस करने की भी एज सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं, लॉन्ग होराइजन रखा हुआ है आपने, तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी आपको फ़ायदा करेगा। अगेन आपको ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा और इम्पॉर्टेंट लेसन जो कि मैं बार-बार कहता हूँ, लेकिन मैं खुद इसके अंदर क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी एकेडी की, तो मैंने उनके हिसाब से उस स्ट्रैटेजी के अंदर गया। लेकिन जो पॉइंट है वो ये कि जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। तो इसके अंदर भी हमने देखा कि प्रीवियस 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर एकेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर बिल्कुल सलाम आ गया। और इसमें अगेन मैं एकेडी को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये कि उनको उनके फंड मैनेजर को देखना चाहिए, एज आई सेड बिफोर एज वेल। लेकिन ये कि ये पार्ट ऑफ द गेम है और इसके अंदर इस तरह से हो सकता है। अच्छा, अब तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट बेसिकली ये है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आप एट द सेम टाइम अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपनी जो विजन है, होराइजन, उसको बढ़ाएं। आपको डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर जाना चाहिए। मैं कहता हूँ टाइम हो थोड़ा बहुत आपको निकालना पड़ेगा टाइम इसके लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका जो फीस होती है, जो एग्जिट लोड्स होते हैं, जो एंट्री फीस होती है, मैनेजमेंट फीस होती है, ये सारी चीज़ें, प्लस ये कि उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो मुझे कोई इतने अच्छे फील भी नहीं होते जब मार्केट स्टैग्नेंट हो। म्यूचुअल फंड का मकसद ये है कि आपको वो रिटर्न दे जब मार्केट को बीट कर सके, जबकि यहाँ के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो उस तरह के लेवल के नहीं है। कभी कोई 1 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा, 2 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा, 3 साल, तीसरे साल एकदम से वो नीचे चला जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म का जो गेम है ना, वो उसमें वो बात नहीं रहती है, अनलेस एंड अनटिल स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही हो। जब स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही होगी तो फिर तो कोई मसला ही नहीं ना, फिर तो सब कुछ A1 चल रहा होगा। लेकिन अब इसके अंदर इस तरह है कि मैं जो तीसरा पॉइंट आपको कह रहा था वो ये कि आप खुद थोड़ा सा उसमें स्टडी करना शुरू करें, स्टॉक मार्केट को देखना शुरू करें। मैं ये कहता हूँ कि 6 महीने 8 महीने तक आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसके रिटर्न्स देखें, उसके नैव्स को देखें, उसके बिहेवियर को देखें, उन म्यूचुअल फंड ने किस स्टॉक को रखा हुआ है उसको देखें। फिर इवेंचुअली 8-10 महीने बाद आप खुद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, हल्के हल्के करके, एवरी मंथ, एज आई सेड बिफोर के म्यूचुअल फंड में भी हर मंथ आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है, इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी थोड़ा थोड़ा करके आप करते रहें। इसी पॉइंट पे बोनस टिप, कभी भी एक साथ पैसे ना डालें। इसके अंदर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि मुझसे पूछते हैं आकर के, यार हमारे पास 2 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं। मतलब जो बंदा जिसके पास जितने आ गए एकदम से वो बात करता है, भले उसने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी हो या भले उसने कोई लेट से उसको कोई बोनस मिल गया हो, कुछ भी हो गया हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आके कोई मुझसे पूछता है कि यार हम इस पैसों का क्या करें, तो मैं कभी भी उनको रिकमेंड नहीं करता कि वो डायरेक्ट किसी भी एसेट के अंदर, अगर हाँ कोई प्रॉपर्टी है फिर तो आपको एक साथ ही सारे पैसे डालने पड़ेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता, चाहे वो यूएस की स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो, कहीं की भी स्टॉक मार्केट हो, कि आप उसमें लम सम पैसे डाल दें। अगर आपको लेट से हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि 5 लाख रुपए किसी के पास आ गए और वो 5 लाख रुपए उसके पास वही 5 लाख रुपए एडिशनल पैसे पड़े हुए, अब उसको वो पैसे कहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो वो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके 5 लाख रुपए के स्टॉक्स ले लें। मैं ये कहूँगा कि उसको पहले कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दें। आपका अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो उसको बिल्टअप कर दें थोड़े से पैसों में उसका, और उसके बाद उसको थोड़ी सी सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल दें। लेट से 5 लाख रुपए के 4 लाख रुपए के आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर दें और 1 लाख रुपए का आप उसमें स्टॉक्स खरीद लें, और फिर उस जो 4 लाख रुपए बचे हुए थे हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निकाल के उसमें डालते रहें, ताकि आपका एक्सपीरियंस भी बिल्टअप होता रहेगा और ये भी नहीं होगा कि आपको कोई बहुत बड़ा धचका लगेगा अगर कोई मेजर स्लंप आता है। हाँ, अगर आपको
पहले से बहुत सारी चीज़ें पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, आप देख रहे हैं, चीज़ें पता है आपको, जो कि बहुत कम होता है। अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर भी टाइम नहीं कर सकता मार्केट को, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ, डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर आपको बात करनी है तो वो आप कर सकते हैं, जैसे डॉल्मेन सिटी रीट, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो कि बिल्कुल भी एज सच अपनी ग्रोथ में स्टैग्नेंट होते हैं, स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं उसके अंदर, लेकिन डिविडेंड पे कर रहे होते हैं। तो वो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बगैर सोचे समझे जितने पैसे डालना चाहें। इसी तरह जो नॉन वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, उसमें आप डाल सकते हैं फिर भी, लेकिन आप जो वॉलेटिलिटी की बात आती है ना, वहां पर आप स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट पैसे नहीं डालें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को और इस वीडियो को जाके जरूर देखें। मैं हर हफ्ते 3 वीडियोस अपलोड करता हूं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।